बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, लड़ाई आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। कश्तियाँ जला दी गई हैं, खुलकर सामने आ गए हैं, ओपन खुली जंग शुरू हो गई है। फाइज ईसा साहब का फ़ैसला अपलोड होता है और डिलीट कर दिया जाता है वेबसाइट से, और फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़ आई हुई दरख्वास्त वापस लेने की बजाय वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। ये सारे मामला तो चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो दूसरी तरफ सदर अलवी ने बिल वापस कर दिया है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से जो पार्लियामेंट ने बिल पास किया था वापस कर दिया है। क्या वो बिल रुक जाएगा या वो जल्दी काम हो जाएगा, जिसमें थोड़ा सा टाइम और लग सकता था, और हुकूमत या पार्लियामेंट में जो प्लान किया है वो चीज़ें वैसी की वैसी ही अमल दरामद होगा, इस पर मैं आपके साथ बात करूंगा। और सिक्योरिटी का ख़तरा तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, उसकी सिक्योरिटी पे सवालिया निशानात उठ रहे हैं। तो दूसरी तरफ डरपोक कौन है? खान साहब जो बात कर रहे हैं उसमें हमने देखना है कि डरपोक कौन है। और जनाब, हुकूमत के पैसों से हुकूमत की ऐसी की तैसी फेरने के लिए इजाज़त मांगी जाएगी। किससे मांगी जाएगी और क्या वो इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी बातें मैं आपके साथ करूंगा। लेकिन सबसे अहम मामला सुप्रीम कोर्ट का है। छुट्टी का दिन था कल, और वैसे तो आज भी छुट्टी ही है, कल छुट्टी का दिन था, और लेकिन वो जंग जारी है। जो सुप्रीम कोर्ट के उस बिल्डिंग में या सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में जो एक आइनी और कानूनी जंग जो है वो अफराद की जंग की सूरत में सामने नज़र आ रही है। चीफ जस्टिस साहब अपनी बात पर डटे हुए हैं कि ना फुल कोर्ट बनाना है, मतलब तमाम जजेस इकट्ठे बैठकर नहीं सुन सकते, ना सीनियर जजेस को मौका देना है केसेस सुनने का, फैसले करने का, ना ही उनके आए हुए फैसलों पर अमल दरामद होने देना है। वो चाहे वो सर्कुलर के ज़रिए रोकें, चाहे रजिस्ट्रार को ख़ुद से रोक लें, और ना ही जो एतराज़ जिन जजेस पर हुआ है उनको केसेस सुनने से हटाना है। बल्कि उसके लिए तो जस्टिस साहब ने बड़ा खुलकर बताया ना कि मैंने एक खामोश पैगाम दिया था, तो वो तो खामोश पैगामात के ज़रिए टक्कर ले रहे हैं। चीफ जस्टिस हैं, ज़ाहिर इख्तियारात बहुत ज़्यादा है ना, इतने ज़्यादा इख्तियारात हैं फ़िलहाल कि वो शायद उतने इख्तियारात प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या आर्मी चीफ़ के पास भी नहीं है, बाय बुक्स जो हैं। और वैसे तो आर्मी चीफ़ के पास बहुत कुछ होता है, बहुत से इख्तियारात होते हैं। ये और बात है कि इस वक्त वो न्यूट्रल हो गए हैं, ए पॉलिटिकल हो गए हैं, गैर जानिबदार हो गए हैं। और वरना जो कुछ हमारे मुल्क में हुआ है, हमने बहुत कुछ देखा हुआ है। वो मुशर्रफ साहब ने सामने बैठकर किया था, तो कियानी साहब ने पीछे बैठकर बहुत कुछ किया था। राहिल शरीफ साहब के तो खैर हमने बहुत शुक्रिया अदा किया, उनके तो बैनर्स और झंडे लगे होते थे, हम सारी उम्र उनका शुक्रिया अदा करते रहे हैं, धूमधाम से होता था। बहरहाल अब हुआ ये है कि कल छुट्टी वाले दिन काजी फाइज ईसा साहब ने अपना जो इजाफी नंबर्स वाला एक फ़ैसला था हफ़ाज़ कुरान के लिए, उसका हवाले से जो फ़ैसला था उसका तफसीली नोट उन्होंने जारी कर दिया है। असल में उन्होंने क्लास ली है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने उनकी ऐसी की तैसी फेरी है। और कभी क्या चक्कर है, आप तो फारिग हो गए हुए हैं, तो आपने ये अगला 6 रुकनी बेंच बना दिया, और वो 6 रुकनी बेंच ने भी 4 मिनट में फ़ैसला कर दिया। ये सब कुछ क्या हो रहा है? वो कानूनी पॉइंट्स उठा रहे हैं जो कल को किसी भी कार्रवाई में, जब एक कानूनी और आइनी जंग कानूनी और आइनी तरीके से लड़ी जा रही होगी, तो उसमें वो वैलिड पॉइंट्स होंगे। तो उनके बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर क्या कर रहे हैं। अच्छा, और उनको रोका है चीफ जस्टिस साहब ने। तो काजी फाइज ईसा साहब ने जो अपना फ़ैसला, अपना नोट, तफसीली नोट जारी किया, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ऑन एयर हो गया, पोस्ट हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ से गायब कर दिया गया। अच्छा, अब मुझे एग्जैक्ट उसका प्रोसीजर का नहीं मालूम, वैसे मैं पूछ कर आपको बता दूंगा। हमारे बड़े सीनियर दोस्त हैं जो इस हवाले से रेगुलर वर्किंग कर रहे होते हैं, और वकला से या किसी सीनियर जज से, रिटायर्ड जजेस से ये तफसीलात पूछी जा सकती हैं। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने तो पोस्ट कर दिया था। ये जो एडमन के इख्तियारात होंगे, वो चाहे टेक्निकल शोबे में हो, चाहे रजिस्ट्रार के पास हो, वो चीफ जस्टिस की मर्ज़ी के बगैर नहीं उतर सकता था फ़ैसला। ये यकीनी बात है कि ये चीफ जस्टिस की मर्ज़ी से ही हुआ होगा।
तो चीफ जस्टिस साहब की मर्ज़ी से वो फैसला उतर गया। और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब ने उनका जो क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने के लिए हवाले से हुकूमत ने दरख्वास्त दी थी, उसे समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। और कल यानी पीर के रोज़ 10 अप्रैल को उसकी समाअत होगी। ज़ाहिर उसमें एतराज़ात थे और फिर दूसरी पार्टी तो कहेगी कि ना वापस नहीं होना चाहिए। अच्छा, हुकूमत ने फ़ाइल किया था, हुकूमत वापस लेना चाहती है, लेकिन अब मज़ेदार सीन आप देखिएगा, कल ऐसे ऐसे नुक्ते उठाए जाएंगे उस पर और उसको लगाया जाएगा कि नहीं जी ये तो सुने। अच्छा, ये सुनना ज़रूरी है। जो मज़ाहिर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़ एक आया हुआ है रेफरेंस, वो सुनना कोई ज़रूरी नहीं। जिसके लिए जजेस ख़त लिख रहे हैं उसको सुनने की ज़रूरत नहीं है, जिनकी ऑडियोज़ मौजूद है। मतलब आप देखें कि वो कितना बड़ा केस है। अच्छा, ये सारा जो हंगामा बरपा है वो गुलाम मोहम्मद डोगर साहब का जो केस था वहाँ से शुरू हुआ था और उसी की ऑडियोज़ मौजूद हैं कि कैसे बात हो रही थी कि ये इन जज साहब के पास लगाना है और इन्होंने सुनना है और यही फैसला करेंगे। वो सारा कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है। अच्छा, अब ये सारा कुछ जो हो रहा है अदालत में, ये प्रैक्टिकली नज़र आने के बजाय लगता है जैसे किसी ड्रामे का या फिल्म का सीन है, कोई स्क्रिप्टेड सीन चल रहा होता है, सस्पेंस और ड्रामा सारा कुछ उसमें है। तो फिर ख्याल आता है कि जावेद हाशमी साहब ने तो बहुत पहले बता दिया था कि स्क्रिप्ट लिखा गया है और स्क्रिप्ट में कैरेक्टर्स जो होंगे वो जजेस होंगे इस मरतबा इस ड्रामे के। ये जो इस मुल्क की तबाही और बर्बादी का और आइन की खिलाफ वर्जियों का और अपनी मनमानियों का और अवामी राय को रद्द कर देने का और नए हाइब्रिड सिस्टम को लाने का ये जो ड्रामा रचाया जाएगा, उस ड्रामे के कैरेक्टर्स कौन होंगे उन्होंने बताया था ये अदालत के ज़रिए होगा, ये जजेस के ज़रिए होगा। और आज हमें एहसास होता है कि वो सारी बातें वैसी की वैसी हो रही हैं। तमाम कोशिश के बावजूद वो जो इंस्टॉलेशन हो चुकी थी कैरेक्टर्स की जहाँ जहाँ, उनको हटाया नहीं जा पा रहा। अच्छा, ना वो सुधरने को तैयार हैं कि वो कहें कि अच्छा ठीक है यार आइन और कानून के मुताबिक ही चल पड़े, उसके लिए भी कोई नहीं तैयार है। तो ये सारा कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने बिल पास किया था। मैंने कहा ना चीफ जस्टिस के पास सबसे ज़्यादा इख्तियारात हैं, चीफ जस्टिस साहब के पास। तो उस हवाले से उन्होंने कुछ इख्तियारात को लिमिटेड करने के लिए, लिमिटेड भी इन द सेंस कि वो वन मैन शो की बजाय अदालत ही के सीनियर जजेस के हाथ में हो। अच्छा, वो सबके लिए होगा। कल को जब काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो उनके पास भी फिर वो वन मैन शो नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें अपने साथ अपने जो सीनियर जजेस होंगे उनको साथ मिलाकर फिर आगे चलना होगा। तो वो बिल दस्तखत होने के लिए ताकि वो कानून की शक्ल इख्तियार कर ले, सदर साहब के पास गया था। सदर साहब ने वापस भेज दिया है और उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ा तफसीली गौर व हौज फरमाया है उस पर। डीप कंसिडरेशन के बाद उन्हें लगा कि ये पार्लियामेंट का दायरा इख्तियार में ही नहीं था, शायद इनकी कॉम्पिटेंसी नहीं है पार्लियामेंट की कि वो ये बिल पास कर सके, तो वो उन्होंने वापस भेज दिया। अच्छा, अब होगा क्या? दोबारा इजलास होगा। आज 9 तारीख है, वो इजलास आज हो जाए, कल हो जाए, 10 तारीख को वो फिर भेजेंगे। 10 दिन वो मज़ीद रोक सकते हैं और 10 दिन के बाद वो कानून बन जाएगा। तो जब वो कानून बन जाएगा तो 20 अप्रैल तक हो जाएगा। तो फिर जो इमरान शफकत साहब ने कल डेट दी है कि चीफ जस्टिस साहब 30 तारीख तक शायद उनकी छुट्टी हो जाएगी। और कल बल्कि परसों उसमें बैठक में हमारे दोस्त हैं इमदाद सोमरो साहब, वो कह रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं, ये कंफर्म हो गया है। अच्छा, वो क्यों नज़र आ रहा है इन सब दोस्तों को, इमरान शफकत साहब को या हमारे दोस्त इमदाद सोमरो साहब को? क्योंकि इतनी बड़ी डिवाइड पैदा हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, इतनी बड़ी डिवाइड बन गई है और नज़र आ रहा है कि कौन उसमें आइनी रोल अदा करना चाह रहा है और कौन दोस्तियाँ निभाना चाह रहा है, कौन पार्टियाँ भुगताना चाह रहा है और कौन पॉलिटिकल फैसले करना चाह रहा है। तो उसकी बेस पे वो नज़र आ रहा है। पुरानी हिस्ट्री को देखते हुए और मौजूदा हालात को देखते हुए लग रहा है कि तब्दीलियों की हवा चल पड़ी है। हुकूमतों की तब्दीलियाँ तो होती थी, ये तब्दीलियाँ भी कभी कभी हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इसका मतलब ये नज़र आता है कि हम आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। वो जो हमारा निज़ाम इंसाफ 130/139 डिक्लेयर किया जाता है पूरी दुनिया में, वो इसी वजह से है कि हमारी चीज़ें सिस्टम के मुताबिक नहीं चल रही हैं। अच्छा, फिर कहीं भी नहीं चल रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर सवालात उठ रहे हैं कि जब कल एक मशकूक शख्स वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुंच गया तो वो मुझे तो रज़ी दादा की बात याद आती है कि जो जुर्म ये खुद कर रहे होते हैं लम्हा मौजूद में, उसका इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहे होते हैं।
तो वो जो बताया जाता है खान साहब का कि वो कोई आएगा, मुझे कत्ल करने आएगा, मुझ पर हमला करने आएगा, पुलिस वाले आएंगे, मुझ पर जहर दे दिया जाएगा, ऊपर से फायरिंग होगी और पता नहीं क्या होगा, और बंदे मशकूक जा रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस में जहाँ पे सिक्योरिटी के खातिर खा इंतज़ाम होते हैं बज़ाहिर। तो उन सब को, रूल्स को, प्रोटोकॉल्स को, SOPs को, सिक्योरिटी के बैरियर्स को तोड़कर कैसे कोई शख्स अंदर पहुंचा, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। खान साहब तो खुद बहादुर बनते हुए डिक्लेयर कर रहे हैं कि नवाज शरीफ बुज़दिल है, उन्हें बाहर जाने की सूरत में वो बुज़दिली का ताना दे रहे हैं, लेकिन खुद वो भूल जाते हैं कि वो वो जो है बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर, बुलेट प्रूफ बक्से में खड़े होकर उन्होंने खिताब फरमाया था मीनार पाकिस्तान पे। वो तस्वीरें आपने देखी हुई हैं कि वो उस बॉक्स में बुलेट प्रूफ शीशा था बहुत बड़ा और उसके पीछे वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के खड़े हुए थे। और उससे भी बढ़कर मज़हका खेज़ तस्वीर जो है उनकी, जो 2-3 दफ़ा आ चुकी है, जब वो अदालत में जाते हैं तो एक तो बड़ी बड़ी शील्ड्स उनके साथ सामने होती हैं और दूसरा उनके ऊपर एक वो डब्बा सा, दड़बा सा, पता नहीं क्या उनके पूरे चेहरे के ऊपर रखा हुआ होता है। तो ऐसा शख्स जो ये क्लेम करता था, दावा ये करता था कि वो निडर है, दावा ये करता था कि उसको ज़िंदगी और मौत का खौफ नहीं है क्योंकि ये अल्लाह के हाथ में है, वो और उसके साथी फवाद चौधरी साहब बताते थे कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब या कौन लेकर आए, जैकेट लेकर आए बुलेट प्रूफ। तो खान ने इनकार कर दिया कि मुझे तो कोई खौफ नहीं है, ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। वो शख्स जब वो दड़बा पहनकर अपने फेस पर और आसपास वो शील्डें रख के वो इस तरह से जा रहा होता है, वो नवाज़ शरीफ को बुज़दिल कह रहा है। नवाज़ शरीफ साहब हो सकता है इससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी चाहते हों, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब का ये क्लेम नहीं है कि वो बहुत बहादुर हैं और वो बग़ैर सिक्योरिटी के बाहर फिर सकते हैं, और वो बहुत बहादुर हैं और वो लोगों को ये तलकीन कर रहे हो कि आपने डरना नहीं है और आ जाए, मर जाए, अपनी जान दे दें। ये फ़र्क है जिसकी वजह से मुझे उनके बयानात पर या उनके रवैये पर एतराज़ होता है। अदरवाइज़ ठीक है, हर एक का अपना अपना एक पॉलिटिकल वर्जन है, उसके मुताबिक वो लेके चले, लेकिन मामलात अच्छे नहीं जा रहे हैं। मौलाना लुधियानवी साहब भी मैदान में आ गए हैं दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के प्लेटफॉर्म से, और उन्होंने कहा है कि सियासी जमातें अपने मसाइल जो हैं वो ईवानों में, सियासत के ईवानों में हल करें, सड़कों पर नहीं आना। अच्छा, अब ये उन्होंने किस तरह से कहा है, किसको कहा है, लोगों को समझ आनी चाहिए। शेख रशीद साहब इस प्लेटफॉर्म के रुकन रहे हैं, दिफाए पाकिस्तान कौंसिल में बड़े सरगर्म रहते थे। क्या अब भी वो इसमें शामिल हैं और क्या अब भी वो इस मौक़िफ़ के साथ होंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को सड़कों पर आकर हंगामे नहीं करने चाहिए? ये तो शेख रशीद साहब ही बेहतर बता सकते हैं। वैसे तो वो अपने विचार, अपने ख़यालात, अपने अफकार को तब्दील भी कर लेते हैं, तो और ये तब्दीली के साथ साथ प्रोपेगेंडा बड़ा अहम होता है। और प्रोपेगेंडा से ख्याल आया, KP में जो हज़ारों अफराद भर्ती किए गए थे सरकारी खर्च पर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कीबोर्ड वॉरियर्स, उनकी हुकूमत ने तनख्वाह रोक दी है क्योंकि वो PTI के लिए काम कर रहे थे, हुकूमत तब्दील हो गई है। तो शौकत यूसुफजई साहब ने बयान दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और उससे पहले बैरिस्टर सैफ साहब भी ये बयान दे चुके हैं कि वो उनकी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। यानी PTI के लोग चाहते हैं कि हुकूमत के खर्चे पर, मौजूदा हुकूमत के खर्चे पर लोगों को तनख्वाहें दी जाएं और वो लोग हुकूमती पैसों से हुकूमत पर तनकीद करें। क्या खूबसूरत सोच है PTI वालों की कि मौजूदा हुकूमत से पैसे लिए जाएं, वो अपने कीबोर्ड वॉरियर्स को, अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दिए जाएं और फिर उनसे कहा जाए कि वो अभी इस हुकूमत को गालम गलोच करें, इसे बुरा भला कहें, भला तो ना कहें बल्कि बुरा ही बुरा कहें, और इनके खिलाफ ट्रेंड्स बनाएं और लोगों में नफ़रत पैदा करें। इस काम के लिए हुकूमत से पैसे दिलवाना चाह रहे हैं। खान साहब सोच लें, इतनी मज़ेदार चीज़ें नहीं हैं। और वैसे भी बैरिस्टर सैफ साहब को तो सोचना चाहिए, ये जो कल अभी कौमी सलामती कमेटी के इजलास का इलामिया जो आया है, बैरिस्टर सैफ भी बड़े सरगर्म थे उसमें। PTI की हुकूमत की तरफ से वो जो लोग तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे और उनको यहाँ पर लाकर बसाया जा रहा था, वो जो सारा काम हो रहा था, उसमें बैरिस्टर सैफ साहब भी बड़े बढ़ चढ़ कर आ गए थे, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी बैरिस्टर सैफ साहब ही थे। तो मामलात ठीक होने की तरफ जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने गलतियाँ की हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। बट मुझे उम्मीद है कि सिर्फ वो बैरिस्टर सैफ या चंद एक लोग नहीं होंगे, उसमें जो बड़े प्लेयर्स थे, बाजवा साहब और फैज़ साहब, उनको भी कटहरे में लाया जाए ताकि आइंदा के लिए ख़राबियाँ रोकने का इम्कान पैदा हो।
उनके लिए इनकी खराबियों का सद्देबाब किया जा सके। और सबसे अहम चीज़ इकॉनमी। इसहाक डार साहब अमेरिका तो नहीं गए हैं, हजूर पैसों का बंदोबस्त करें, लोगों के हालात बहुत बुरे हैं। ये बढ़ती हुई इन्फ्लेशन, हर चीज़ की कीमतें जो बढ़ रही हैं, ये लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं, उनका बंदोबस्त करें। पैसे होंगे, हालात बेहतर होंगे, इकॉनमी बेहतर होगी तो सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल हो जाएंगी, वरना फिर कोई एक छोटी सी चिंगारी सारे निज़ाम को जलाकर राख कर देगी। शुक्रिया।